नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो क्या पढ़ा हमने अब तक कि जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वो क्या क्या कुतर्क देते हैं। क्या कहते हैं कि कुछ लोग यानी कि स्त्री शिक्षा के जो विरोधी थे उनको स्त्रियों को घर और घर के सुख का विनाशक मानते थे, स्त्रियों की शिक्षा को। तो इन लोगों में धर्मशास्त्र और संस्कृत साहित्य के ज्ञाता और शिक्षा शास्त्री भी थे, जिनसे हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। उन लोगों की भी यही मानसिकता रही। और क्या क्या तर्क देते हैं वे कि संस्कृत के नाटकों के जो संवाद है उनसे सिद्ध होता है, उनसे प्रमाणित होता है। क्या तर्क था उनका कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तभी तो संस्कृत नाटकों में स्त्रियों की जो संवाद है वो संस्कृत में न होकर अपढ़ों की भाषा में थे। यानी कि संस्कृत भाषा जो है पढ़े लिखों की भाषा मानते हुए ये कहा उन्होंने कि संस्कृत में न होकर के उनके जो संवाद है वो अनपढ़ों की भाषा में होते थे। और शकुंतला का भी वे तर्क देते हैं कि शकुंतला ने इसी भाषा में श्लोक लिख करके दुष्यंत को कटु वाक्य कहे थे। ये भी उनकी पढ़े लिखे होने का ही परिणाम है, ऐसा कहते हैं वे। तो इससे सिद्ध होता है कि अपढ़ों की भाषा का ज्ञान कराना भी स्त्रियों के लिए हितकर नहीं है। ऐसे ऐसे तर्क वो लोग देते हैं। तो और क्या तर्क देते हैं कि प्राकृत जो थी वो अपढ़ों की भाषा थी, ऐसा वे लोग कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, और इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इसकी पढ़ाई का ही परिणाम था, ऐसा कुतर्क देते हैं शिक्षा के विरोधी लोग जो है, स्त्री शिक्षा के विरोधी। फिर क्या कहते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, यानी कि प्राकृत को बताया है उन्होंने अनपढ़ों की भाषा, यानी कि जो संस्कृत भाषा थी वो पढ़े लिखों की भाषा थी और प्राकृत को अनपढ़ों की भाषा बताते हुए ये तर्क देते हैं। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भाषा भी पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है, ऐसे तर्क वे देते हैं स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क देने वाले। तो इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर क्या है? उपेक्षा। सबसे अधिक प्रभावशाली क्या? उपेक्षा, यानी कि उनके इन तर्कों की सिर्फ उपेक्षा की जाए, उनका उत्तर देना उनका जवाब नहीं है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी इन बातों का सबसे बड़ा जवाब तो इनके तर्कों की उपेक्षा ही है, लेकिन फिर भी हम दो चार बातें बताते हैं। देखें क्या खंडन कर रहे हैं लेखक। खंडन ये कर रहे हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। संस्कृत नहीं बोल करके कौन सी भाषा बोला करती थी? प्राकृत बोला करती थी। नाटकों की जो पात्र हुआ करती थी, स्त्री पात्र। तो क्या कहते हैं लेखक कि प्राकृत बोलना, देखें आप ये अंडरलाइन करें कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करने वाले क्या क्या खंडन करते हैं, खंडन करते हुए क्या क्या तर्क देते हैं। देखें उन कुतर्कों के जवाब में तो पहला तर्क जो है, पहला खंडन जो है वो क्या है कि प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि भाई जो पुराने समय की स्त्रियां थी वो संस्कृत नहीं बोल सकती थी। अब संस्कृत नहीं बोल सकती थी तो प्राकृत बोलती थी, तो प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं हो सकता। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और ना ही गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? ऋषियों की वेदांतवादिनी यानी कि वेदों की अच्छी ज्ञाता थी, वे अच्छा ज्ञान रखती थी वेदों का। तो उन ऋषियों की जो पत्नियां थी, वेदों की ज्ञाता थी, वे कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी क्या? या वो भी तो संस्कृत बोलती थी, तो उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारों की भाषा थी? वे भी तो स्त्रियां थी ना। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। क्या कहते हैं लेखक कि पहले इस बात का कोई प्रमाण लाए कि भवभूति और कालिदास के नाटक जिस जमाने में लिखे गए हैं उनके ज़माने में शिक्षितों का सारा जो समुदाय था वो संस्कृत ही बोलता था। इस बात का प्रमाण लाए कि सभी लोग उन नाटकों के जो सारे पात्र थे वो संस्कृत बोलते थे। इसका प्रमाण है क्या कोई? तो पहले इस बात का प्रमाण लाए कि उस जमाने के शिक्षितों का सारा समुदाय संस्कृत बोलता था।
तो फिर लेखक कहते हैं कि तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस वे कर सकते हैं। इसका क्या सबूत कि उस ज़माने की बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? यानी कि ये भी तो हो सकता है कि उस समय की जो प्राकृत भाषा है, जो उस समय की बोलचाल की भाषा रही हो। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते? यानी कि भगवान शाक्य मुनि और उनके जो चेले हैं, शिष्य हैं, वो भी तो प्राकृत में उपदेश देते हैं। हजारों ग्रंथ जो है बौद्ध और जैनों के वे प्राकृत में लिखे गए हैं। तो बौद्धों का जो त्रिपिटक ग्रंथ है जैन बौद्ध धर्म का, उसकी रचना भी प्राकृत में की गई है। तो इन सब का एक ही कारण है कि उस ज़माने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी, यानी कि आम जन की भाषा प्राकृत थी। तो इसीलिए पहला जो खंडन है वो बहुत प्रमाणिक खंडन है कि प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। तो जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता था। और प्रचलित भाषा यानी कि अपने ज़माने की जो भी प्रचलित भाषा होती है आम जन के लिए, सहूलियत के लिए, बिल्कुल उसी आम जन में प्रचलित भाषा को ही उसका माध्यम बनाया जाता है। उस साहित्य का या समाचार पत्रों का लोगों से जुड़ने का जो माध्यम है वो आम बोलचाल की भाषा होती है, जिससे कि वो आसानी से हर संदेश को समझ सके। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल प्राकृत है, यानी कि आजकल प्राकृत के समान है। उस समय जैसे प्राकृत भाषा की जो स्थिति थी वही आज के समय में हमारी हिंदी और बांग्ला की भी वही स्थिति है, यानी कि हमारे आज के ज़माने की प्राकृत है कौन? हिंदी और बांग्ला। तो क्या जो हिंदी भाषी है वो अनपढ़ कहलाएंगे? शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस ज़माने की थी, यानी कि हिंदी और बांग्ला आजकल की प्राकृत है, और जो शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्र, पाली आदि भाषाएं भी उस ज़माने में यही स्थिति में हुआ करती थी। तो प्राकृत पढ़कर भी उस ज़माने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस ज़माने में हम हो सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से इस ज़माने में हमारे समय में हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं हैं, उसी प्रकार उस ज़माने में प्राकृत भाषा का भी महत्व वही हुआ करता था। तो इससे हम ये तो कह सकते हैं कि प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां अनपढ़ थी, ये हम नहीं मान सकते। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, इस बात को कैसे माना जाए, यानी कि ये बात कैसे मानी जा सकती है, अर्थात हम नहीं मान सकते इस बात को। तो जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी, चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था। आई बात समझ में? यानी कि बहुत कम लोग संस्कृत बोल सकते थे या बोलते थे, तो इसीलिए उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था। तो इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि उस ज़माने की संस्कृत नाटकों की जो स्त्री पात्र हुआ करती थी वे प्राकृत बोलती थी, तो इसका ये परिणाम हम कतई नहीं निकाल सकते कि वे अनपढ़ हुआ करती थी। तो प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां अनपढ़ थी, ये उसका जो कुतर्क है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का जो पहला कुतर्क है कि पुराने ज़माने की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय भी लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, उसे घर परिवार की शांति के विनाशक मानते थे। तो ये जो प्रमाण दिया है, जो कुतर्क दिया है, उसका इस प्रकार से लेखक ने खंडन बहुत सटीक तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कर दिया है। तो पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, यानी कि ये भी तो कुतर्क दिया गया है स्त्री शिक्षा के विरोधी। क्या बोलते हैं कि उस समय में किसी प्रकार का विद्यालय या ऐसा नहीं था स्त्री शिक्षा के लिए। तो लेखक क्या कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, यानी कि नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था कि उनकी नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली का जिसमें वर्णन किया गया हो, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो। तो ये भी तो हो सकता है कि कहीं उसका उल्लेख रहा है और मिट गया है। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विधा सिखाने वाला कोई शास्त्र? तो
तो पुराने ज़माने में विमान भी तो उड़ते थे, तो उनको बनाने का कोई शास्त्र तो कहीं भी उसका जिक्र नहीं होता। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, यानी कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जहाज़ों में सवार होकर के जाते थे। तो दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, यानी कि ये सारी चीज़ें भी तो पहले के समय में हुआ करती थी, लेकिन उनके प्रमाण कहाँ, स्त्री शिक्षा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी आंखों के सामने, हम जिनको समझते हैं, हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, उनके प्रमाण भी तो लाइए। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। यानी कि पुराने ग्रंथों में बहुत सारी विदुषी पंडिताएं हैं जिनके नामों का उल्लेख किया गया है। उसको देख करके भी लोग भारत की उस समय की स्त्रियों को क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, अपढ़ कहते हैं और गंवार बताते हैं। तो इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी, देखो क्या व्यंग्य किया है लेखक ने, बड़ा सुंदर व्यंग्य किया है कि उस समय की स्त्रियों के विदुषी पंडिताओं के नामों का उल्लेख भी उस समय के पुराणों में, ग्रंथों में मिलता है, जिसे देखने के बाद भी लोग उस समय की स्त्रियों को गंवार, अनपढ़ कहते हैं। तो ये ऐसी तर्कशास्त्रज्ञता, ऐसे तर्कशास्त्र और ऐसे न्याय पर मैं न्यौछावर होता हूँ। कहने का आशय ये है कि ऐसा न्याय और ऐसी तर्कशास्त्रज्ञता जो है वो कहने मात्र की है। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं कि सभी वेद ईश्वर ने दिए हैं, ईश्वर की देन है। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा जो है विदुषी स्त्री है पुराने समय की, विश्ववरा आदि स्त्रियों से कराए और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। यानी कि देखिए क्या कहा है कि भगवान ने तो वेद मंत्रों की रचना तक विश्ववरा से करवाई है और हम ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें कि वर्णमाला तक की शिक्षा देना भी हमें स्त्री शिक्षा के लिए हमें गलत लगता है। शीला और विद्या आदि कौन थी, वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? शीला और विद्या परम विदुषी स्त्रियाँ थी प्राचीन काल की, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, विद्वानों से आदर पाती थी। शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? शारंगधर पद्धति के अंदर भी उन विदुषी स्त्रियों के नमूने हैं, प्रमाण हैं उनकी कविताओं के। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, पद्य रचना, तो वे क्या अनपढ़ थी? नहीं कह सकते। यदि वे अनपढ़ थी तो उन्होंने पद्य में रचनाएं कैसे की? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ यानी कि ज्ञानी ऐसी बात मुख से निकालेगा? कोई विद्वान पुरुष तो अपने मुँह से ऐसी बात नहीं निकालेगा, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जो समझते हैं इस चीज़ को वे सब समझते हैं कि स्त्री शिक्षा जो है वो प्राचीन काल में भी थी। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन ज्ञानी ऐसा मुख से निकालेगा? और यदि कोई निकाले भी तो उनकी मानने वाला कोई नहीं। ठीक है, फिर देखिए लेखक ऋषि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी यानी कि कुछ विदुषी महिलाओं के प्रमाण दिए हैं लेखक ने यहाँ कि अत्रि ऋषि की जो पत्नी है वो पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों तक अपना ज्ञान प्रकट करती है। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी यानी कि उसकी पत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, यानी कि महान गुरु शंकराचार्य के भी छक्के छुड़ा दे, यानी कि उनको भी परास्त कर दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। ये लेखक की व्यंग्यात्मक शैली, यानी कि परम विदुषी स्त्रियों ने प्राचीन समय के बड़े बड़े ज्ञाताओं से आदर पाया और उनको परास्त किया है धर्म चर्चा में। तो ये सब लेखक कहते हैं कि पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार, इसको दुराचार बताया लेखक ने। दुराचार बता करके लेखक ने व्यंग्य किया है, बड़ी व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने कटाक्ष किया है। ये दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट यानी कि भयंकर विष के समान, और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। और पुरुष यदि पढ़े तो वो क्या है? वो अमृत है। यानी कि कहने का आशय ये है कि लेखक व्यंग्य करते हैं इस बात पर कि स्त्री शिक्षा जो है वो समाज के लिए, घर परिवार के लिए घातक है। इन दलीलों को खंडन इनका करने
करने के लिए लेखक ये सारी बातें करते हैं। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो स्त्रियों को अनपढ़ रख करके भारतवर्ष का गौरव नहीं बढ़ेगा, किंतु लेखक ऐसा व्यंग्य करके और बताते हैं कि ये सब क्या है, ये सब